क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें जो भी एक्टिविटीज है वो सब कुछ मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या। सो द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, नहीं तो फॉर्म होता है, और उससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद करने की तो जरूरत नहीं है, बस समझ के ले लो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, नहीं तो बॉन्ड फॉर्म होता है, और फिर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे चेंजेस के बारे में। सो दो टाइप के चेंजेस केमिस्ट्री में है। पहला है यहाँ पर फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब हम जानेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब क्या। तो यहाँ पर आप देखिएगा केमिकल चेंज सबसे पहले क्या होता है। सो देखो, केमिकल चेंज मतलब यहाँ पर एक मिनट मैं जूम करता हूँ यहाँ पर। क्लियर, ओके, हाँ, चलो देखो, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है। ये चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। ये चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। ओके सर, और थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर मान लो ये मिल्क है, क्या है, ये मिल्क है, और इससे कर्ड बन गया। क्या बन गया, कर्ड। अब ये जो कर्ड है, ये जो चेंज हुआ है ये परमानेंट है। फिर से मिल्क बनना इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये जो केमिकल चेंज है ये परमानेंट है। ओके, और इसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये जो नया सब्सटेंस होता है ये काफी डिफरेंट होता है। अब देखो, ये कर्ड और ये मिल्क, ये दोनों भी काफी, इनके बीच में डिफरेंस है। तो ये जो कर्ड है वो मिल्क से काफी डिफरेंट है, फिजिकली भी और केमिकली भी। सो चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। अब सिंपल फिजिकल मेथड से इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। कर्ड का दोबारा आप मिल्क नहीं बना सकते। ओके, और एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज हो सकती है, नहीं तो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये था पूरा केमिकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज परमानेंट होता है। अब हम जानेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। अब ये जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल, आइस का वाटर बन गया, यानी कि लिक्विड बन गया। ओके, सो ये क्या है, टेम्पररी चेंज है। वाटर फिर से आइस बन सकता है। वाटर फिर से आइस क्या हो सकता है, बन सकता है। इसलिए ये टेम्पररी चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब इसमें नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा था केमिकल चेंज में, लेकिन यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओके, देयर इज चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। आइस सॉलिड था और ये वाटर क्या है, लिक्विड है। ओके, तो नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। चेंज कैन बी रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। ये चेंज जो है वो रिवर्स है। आप वाटर से फिर से आइस बना सकते हो। ये जो चेंज है ये क्या है, रिवर्स है। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। तो एनर्जी रिलीज हो सकती है, नहीं तो एब्जॉर्ब हो सकती है। ओके, और नहीं भी हो सकती है, यानी कि कुछ इसका ठिकाना नहीं है। सो दिस इज द फिजिकल चेंज। तो केमिस्ट्री में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। ये हमने डिफरेंस देखा। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस के बारे में।
किसके बारे में देखेंगे? केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है। सो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाए ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। देखो रिएक्टेंट क्या होता है? ये जो एरो होता है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी होता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट्स हैं। इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इस एरो के राइट साइड में जो भी प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे केमिकल इक्वेशन मतलब क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाए ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। किस फॉर्म में है? फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ओके, सेपरेटेड बाय एरो मार्क। और ये कैसे सेपरेट होता है? एरो मार्क से सेपरेट होता है। ओके, तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये हमने मैग्नीशियम लिया है यहाँ पर Mg। ओके, और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखो O2, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन है। सो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा जाता है। ओके, और कैसे सेपरेट किया जाता है? एरो मार्क से सेपरेट किया जाता है। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या देखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दैट इज रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ओके, उनके एटम के नंबर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स है उनके नंबर सेम होने चाहिए रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में ऑफ द इक्वेशन। सो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर इसलिए रिएक्शंस को बैलेंस करना काफी जरूरी है। ओके, एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख लेना नेट पर। रिएक्शंस को बैलेंस क्यों किया जाता है? ओके, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पर हमें एक केमिकल इक्वेशन दिया है, एग्जांपल MgO2 गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या है? Mg है और O है, ये हमने लिखा। राइट हैंड साइड पर क्या है? Mg है और O है, ये भी हमने लिखा। यहाँ पर मुझे बताना Mg कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखे। इसमें देखो Mg बेचारा एक ही है, एक लिखा, और O कितना है? एक ही है। तो यहाँ पर Mg तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड पर 2 बनाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले सबको ऐसे बॉक्स बना के ले लो, ऐसे बॉक्स बना के ले लो। लिया। अब ना इस बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना, इस बॉक्स के सामने चेंजेस करना है। तो
मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं MgO के आगे 2 लिखूंगा। यहाँ पर MgO के आगे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, क्योंकि बॉक्स में तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता, बॉक्स के आगे ही लिखना होता है। सो यहाँ पर क्या आ गया, 2MgO आ गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब देखो फिर से LHS और RHS लिखो। Mg लिखा, O लिखा, MgNO। अब देखो यहाँ पर 2 लिखने से Mg भी कितने हो गए, 2 हो गए। देखो राइट हैंड साइड पर Mg2 है और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी कितने हैं, ऑक्सीजन 2 ही है। ओके, तो अब Mg को बैलेंस करने की जरूरत है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कितना है, 2 है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। मल्टीप्लाई करने से पहले बॉक्स बना दो भाई, ऐसे बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है, इस बॉक्स के सामने। तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा और ये इक्वेशन आ गया। ओके, और ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। ओके, मैं डिटेल वाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, oxidation, reduction, redox reaction, precipitation, exothermic reaction, endothermic reaction. So these are the types of the chemical reaction. One by one हम देखेंगे. Let's start. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। तो ये A और B कंबाइन हो गए और AB बन गए, यानी कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है। क्या, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक ही प्रोडक्ट दिया। ओके, नहीं तो यहाँ पर 3 भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 3 भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं, एक ही प्रोडक्ट देते हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये है लाला और ये है पिंकी जी। ओके, और ये दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि उन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी। उन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी। ये वरमाला पहना रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट देते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स। देखो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और फिर कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट दिया है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखो H2NO2, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है। ओके, क्या है, 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट दिया है, दैट इज वाटर, यहाँ पर हमें मिला है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लिया हमने। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। सो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर, CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं स्लाइक लाइम और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों के नाम भैया याद रखो, स्लेक लाइम मतलब क्या एंड क्विक लाइम मतलब क्या। अरे चलो छोड़ो, ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक ही प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दिया है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। हम एक्टिविटी देखने वाले हैं, इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे एक्टिविटी, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये है मुन्ना और ये है पिंकी जी, इन्होंने कर दी थी शादी। ओके, अब शादी के कुछ दिनों बाद इनके बीच में झगड़ा चालू होता है, यानी कि हीट पैदा होने लगती है, यानी कि झगड़ा स्टार्ट होता है। ओके, अब माहौल गर्म है काफी। अब क्या होगा, ये मुन्ना और ये लाली या पिंकी जो भी बोलो, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यानी कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल गए, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ और टू और मोर प्रोडक्ट्स मिले, और ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। सो ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत होती है। ओके, अब ये हीट किस किस फॉर्मेट में आ सकती है? ओके, तो ये जो हीट है ये थर्मल के हेल्प से आ सकती है। ओके, आग, फायर, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आ सकती है, नहीं तो सनलाइट के हेल्प से आ सकती है। तो अगर हमने हीट यूज किया तो उसको कहना है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो हमें कहना है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हमने सनलाइट यूज किया तो हमें कहना है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, देखो ये जो डिकम्पोजिशन है ये प्रेजेंस ऑफ हीट में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ हीट में किया जाता है। FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट को हीट करते हैं और यहाँ पर हमें फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3 ये दो गैस मिलते हैं। ओके, इनका कलर क्या होता है ये हम लास्ट में देखेंगे एक्टिविटी में। ओके, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, एक ही सिंगल रिएक्टेंट है और टू और मोर प्रोडक्ट्स है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहना है। और यहाँ पर हीट का इस्तेमाल किया है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन इसको कहा जाता है। इस रिएक्शन को भैया याद रखना है हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3 ये मिलते हैं हमें, ये याद रखना है। लाइमस्टोन को हीट करने के बाद यहाँ पर हमें क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो एक रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे आप। लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड NO2 एंड O2 ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो एक ही रिएक्टेंट है और यहाँ पर दो से अधिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहना है। और हम हीट यूज कर रहे हैं इसलिए ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये रिएक्शंस याद रखनी है, इनका कलर मैं लास्ट में बताऊंगा एक्टिविटीज में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि अब हम सनलाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। इसका इस्तेमाल करने वाले सनलाइट। तो देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा गया है। सिल्वर क्लोराइड AgCl है, इसको हम सनलाइट के अंदर रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोराइन में। कलर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, डोंट वरी। सो सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट मिल गए, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और लाइट का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको कहना है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी वही हाल है, सिल्वर और ब्रोमाइन में ये क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो इसलिए ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये दोनों भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शंस है, इनको याद रखना है।
ओके, तो एग्जाम्पल ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नोट डाउन करके लिखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक्टिविटी में सब कुछ पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी फिलहाल आप ध्यान देना। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके रिएक्टेंट को टू और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो देखो यहाँ पर वाटर है, जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा, यानी कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे सिंगल रिएक्टेंट से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको कहना है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप: थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और फिर है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन तीनों के एग्जाम्पल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। चलो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर है ये एक लड़का, ओके, और लड़के का नाम है यहाँ पर चिंटू, और यहाँ पर है अपना मुन्ना, और ये है यहाँ पर लाली। अब देखो ये जो चिंटू है ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। और ये जो मुन्ना है भैया, ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, अब क्या होगा, ये चिंटू ना इस मुन्ना को ना भैया हमेशा के लिए डिस्प्लेस करेगा। मुन्ना को हमेशा के लिए क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और खुद चिंटू पिंकी जी के साथ रहने लगेगा। इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, व्हेन more reactive element displaces less reactive element from its compound, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया जाता है भैया। और ये कौन करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट करता है। और ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कॉपर और यहाँ पर है आयन। अब कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयन मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, यानी कि कॉपर को बाहर निकालेगा और खुद कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा। देखो, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, एक्टिविटी में हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये जिंक मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, यानी कि जिंक आएगा कॉपर की जगह पर और कॉपर बेचारा बाहर। ये देखो लेड, फिर यहाँ पर फिर से कॉपर है। अब क्या करेगा? ये लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद वहां पर आ जाएगा और कॉपर बेचारा बाहर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होती है। चलो अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसमें टू डिफरेंट आयंस। ओके, क्या मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही डेफिनेशन याद रखो। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस क्या करते हैं? ओके, क्या करते हैं? टू डिफरेंट आयंस in the reactant molecules are displaced, it is called as a double displacement reaction। तो ये देखो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? पूरा रिएक्टेंट है, और इसमें टू आयंस, क्या इसमें टू आयंस, देखो ये पकड़ता हूँ Na और ये Ba पकड़ता हूँ। अब ये जो टू आयंस है ये क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सर कुछ नहीं समझा, थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो ये जो Ba है इस Na की जगह पर जाता है, इसकी जगह पर जाता है, Na की जगह पर जाता है और SO4 के साथ रहने लगता है। देखो यहाँ पर शर्म नहीं आ रही है उसको। ओके, तो यहाँ पर एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर Na भी क्या करता है?
Ba की जगह पर जाता है और Cl2 के साथ रहने लगता है, यानी कि Cl के साथ रहने लगता है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए इसको कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहना है। तो द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में 2 डिफरेंट आयंस क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, और इसको कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन याद करनी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी, एक पेज पर लिख के रखो, ओके। नहीं लिखी है तो जाओ बैक, पीछे जाओ और लिखो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका डेफिनेशन और एग्जांपल याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? अब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या है, ये पहले बताओ। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑक्सीडेशन मतलब क्या। सो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन की जगह पर आप ऐड भी कर सकते हो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहना है। ओके, अब हम देखेंगे रिडक्शन मतलब क्या। क्या देखेंगे? रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या लिखना है? गेन ऑफ, इसका उल्टा लिखो, हाइड्रोजन। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा लिखा। फिर लॉस ऑफ, उल्टा लिखो, ऑक्सीजन। ओके, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो these are the meaning of oxidation and reduction reaction, okay। so एक ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या कहना है? रेडॉक्स रिएक्शन कहना है। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप देखिएगा। यहाँ पर देखो CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन है भैया। और चलो 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 आगे 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 आगे। अरे बेचारा ऑक्सीजन तो चला गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिडक्शन हुआ है CuO का हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ? CuO का हुआ है। चलो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ। देखो H2 भैया, ये H2 है। चलो 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 आगे आगे आगे, बहुत भीड़ है, आगे आगे। अरे यहाँ पर देखो गौर से, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ये रिएक्शन याद रखनी है, ओके। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देके जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसका रिडक्शन होता है, ओके, वो ऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेंट होता है, नहीं तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो CuO जो है वो हमारा क्या है? ऑक्सीडेंट है, नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। और जिसका रिडक्शन होता है वो रिडक्टेंट होता है। क्या होता है? रिडक्टेंट, नहीं तो उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता के जा रहा हूँ, याद रखो, ओके। रेडॉक्स रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लगे हाथ, देखो यहाँ पर O है, और चलो 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 आगे आगे आगे। चलो O तो गायब हो गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लॉस हो गया, उसको क्या कहना है? रिडक्शन कहना है।
ओके, देखो हाइड्रोजन बेचारा, और अचानक से देखो वो आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाएगा किसका रिडक्शन हुआ है, तो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, Fe3O4 इसका रिडक्शन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का हुआ है। ओके, एग्जाम में और पूछा जाता है। ओके, क्या पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या। सो जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं तो ऑक्सीडेंट कहा जाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं तो उसको क्या कहा जाता है, रिडक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्टेंट कहा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अरे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। वो क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन। तो वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है। ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हो ऐसे, ओके, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इसके अंदर आप Na SO4 और BaCl2 ऐड करते हो, तो ना थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको ना ऐसे 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 इनसॉल्युबल मटेरियल दिखाई देगा। ओके, उसको कहना है प्रेसिपिटेट। उसको क्या कहना है, प्रेसिपिटेट कहना है। सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, हमने देखा था क्यों कहते हैं। ओके, तो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ऐसे एरो से इंडिकेट किया जाता है, एरो से। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हम एक्टिविटी में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब हीट। जब हीट बाहर निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, तो उसको कहना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 मीथेन लिया है। इसको अगर आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ एनर्जी क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, बाहर निकल गई। इसलिए इसको क्या कहना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहना है। इस रिएक्शन को याद रखो अच्छे से। ओके, तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। अब देखो वेजिटेबल डीकम्पोज होकर कंपोस्ट बनता है और इसके साथ साथ हीट बाहर निकलती है। ओके, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आपको समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, रेस्पिरेशन। क्या दिया है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या है, देखो ये है ग्लूकोज, ये हमारे बॉडी में है। ओके, बॉडी के सेल्स में है, और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सेल्स में क्या चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज को क्या क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी ATP के फॉर्म में। एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व। इसलिए रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये पहले रिएक्शन लिख के आओ भैया। ये वाली रिएक्शन, ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। किस में ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में करता है, वाटर में करता है और एनर्जी में करता है। और एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भूलना नहीं है। ओके, और ये जो रिएक्शन है इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। ओके, चलो रेंसिडिटी क्या होती है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है, उसमें ऑयल और फैट का
ओके, जो फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट है ऑयल और फैट, उसका ना स्लो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? स्लो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑयल और फैट में धीरे 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 ऑक्सीजन चला जाता है, ऐड होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड होता है। और उसकी वजह से क्या होता है भैया, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। फिर वो फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, तो रैंसिडिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल में जो ऑक्सीजन मतलब जो ऑयल और फैट है, इसका स्लो ऑक्सीडेशन होता है। और फिर उसकी वजह से उस फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। और रैंसिडिटी से कैसे बचा जाता है? प्रिवेंशन क्या है? तो फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रखो, ताकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। आप रेफ्रिजरेशन में रखो, लो टेम्परेचर पर फ्रीजर में। ओके, तो रैंसिडिटी से आप बच पाओगे। तो और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। तो जो भी पोटैटो चिप्स वगैरह जो होता है, वो ऐसे पैक में क्या करो, पैकिंग करो जिसमें नाइट्रोजन गैस होगा। ऐसे पॉकेट में पैक करो जिसके अंदर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, इसको फ्लश बैग्स भी कहा जाता है। कुरकुरे जो जिस थैली में स्टोर करके रखा जाता है, थैली तो नहीं कह सकते आप। ओके, जो पैकेज में रखा जाता है उसको फ्लश बैग्स कहते हैं। अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। तो कुक फूड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है एयर के। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन ऐड करने वाला। तो इसके अगेंस्ट में है, तो ऑक्सीजन को आने नहीं देता। इसका नाम है BHA, और इसका फुल फॉर्म ये है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी इसके बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बीच में स्लाइड कैसे आ गई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ाया था मैंने। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। आप यहाँ पर देखो, ये कॉपर है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, O2 ऐड किया जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या? रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, नहीं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या कहना है? रिडक्शन रिएक्शन कहना है। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, ऐड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए ये कौन सा टाइप है? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा टाइप है? रिडक्शन रिएक्शन से। ओके, और इसके साथ साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, हमने देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या देखेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो देखते हैं। अब एंडो मतलब क्या? एंडो मतलब अंदर, और थर्मिक मतलब हीट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस विच ऑकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये देखो FeSO4 है। अब इसको ब्रेक डाउन होना है, डिकम्पोज होना है, तो उसको हीट की जरूरत है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो, और फिर Fe2O3 SO2 SO3 में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसको हीट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है, याद रखना है। ये भी देखो यहाँ पर CaCO3, इसको ब्रेक डाउन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे करोजन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? करोजन। और इसके बाद हम एक्टिविटीज़ चालू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो करोजन मतलब क्या? देखो, तो ये जो मेटल्स होता है, ओके, वो स्लोली इटन अवे, धीरे 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 वो क्या होता है? इटन अवे, यानी कि निकल कर चला जाता है, सड़ने लगता है। ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर में जो केमिकल, वाटर, एयर प्रेजेंट है,
वो मेटल को बर्बाद करने लगता है धीरे 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 धीरे। इसको कहते हैं करोजन। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? करोजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर ब्लैक बन जाता है और कॉपर ग्रीन बन जाता है। ओके, तो ये है करोजन के एग्जाम्पल। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द करोजन। तो आयरन के ऊपर ना रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट जमा होता है, इसको कहना है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी क्यों होता है? करोजन की वजह से ही होता है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? इसको अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। ओके, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, तो पेंट क्या करता है? पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। मान लो ये आयरन का कुछ तो सरफेस है। ओके, और क्या कर दिया मैंने? इसको ऐसे पेंट मारा इसके ऊपर। क्या मारा? पेंट। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इस मेटल के सरफेस को, इस आयन के सरफेस को कांटेक्ट होने नहीं देगा। ये पेंट जो है इस ऑक्सीजन को इसके साथ कांटेक्ट होने देगा क्या? नहीं देगा। ओके, तो इसलिए हम रस्टिंग से बचने के लिए आयन आर्टिकल्स के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? पेंट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? पेंट अप्लाई करते हैं। चलो, अब हम एक्टिविटीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 क्या है? टेक्स्ट बुक ओपन करो आप पहले। ओके, तो एक्टिविटी 1.1 में ये बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को, ओके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम रिबन को ना यहाँ पर बर्न करना है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। ओके, और स्पिरिट लैम्प पर क्या करना है? रखना है मैग्नीशियम रिबन को। और फिर क्या होगा ये पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन द मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन अ स्पिरिट लैम्प। ओके, अब मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो क्या होगा भैया? यहाँ पर एक वाइट पाउडर नीचे गिरेगी। ओके, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। ओके, ये मैग्नीशियम हार्ड मेटल है और ये MgO ये क्या है? पाउडर है, वाइट पाउडर है। यहाँ पर हीट प्रोवाइड की जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके साथ साथ देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, जो आप मैग्नीशियम रिबन जला रहे हो ना, वो कैसे बर्न करेगी? डैजलिंग लाइट, यानी कि बहुत ही मतलब डैजलिंग यानी कि चमकने वाली लाइट से ये बर्न होना स्टार्ट कर देगी। मैग्नीशियम रिबन चमकेगी पूरा। ओके, और कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो रिएक्शन को भूलना नहीं है। रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी एक्टिविटी 1.1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी 1.2 के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एक्टिविटी 1.2 के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है? देखो, उन्होंने बोला है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लो। ओके, मैं यहाँ पर लेता हूँ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। ये है लीड नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाना है। Ki, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या? Ki, इसके साथ करवाना है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अच्छे से आप जानिएगा। ये जो वेट ये जो Pb है ये K की जगह पर आएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? PbI2 लेड आयोडाइड बनाएगा। और ये जो K है ये Pb की जगह पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा? KNO3 मिलेगा। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि एक वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नीचे बॉटम में बन जाती है टेस्ट ट्यूब के, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दोनों को मिक्स करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिला? तो लेड आयोडाइड मिल रहा है भैया। कौन सा प्रेसिपिटेशन मिल रहा है? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, और लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है।
क्या होता है, रेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, येलो होता है। अब कलर याद रखना स्टार्ट करो। ओके, मैंने अभी तक कलर नहीं बताए थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, येलो होता है। तो देखो यहाँ पर लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, और विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज प्रेसिपिटेट। और उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। कलर क्या होता है, येलो होता है। और क्या क्या और चेंजेस हो गई देखो, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ओके, ये जो लेड नाइट्रेट है ये क्या है, लिक्विड है, और PbI2 नीचे सॉलिड बन जाता है, तो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसके साथ साथ इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप एक्टिविटी 1.2 आपको समझी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी ये। सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 11 एक्टिविटीज़ है, 11 के 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, तो एक मिनट वेट, हाँ चलो देखो यहाँ पर। अब उन्होंने क्या बोला है देखो, उन्होंने बोला है जिंक मेटल ले लो, ले लिया। उन्होंने बोला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये ले लो, ये बोला है। ओके, और क्या होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक सॉल्ट मिलेगा ZnCl2, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। सर आपको कैसे पता, मुझे पता है। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी याद करके रख लो। जब भी मेटल जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ओके, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये उन्होंने पूछा है। तो देखो विच गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो देखो यहाँ पर व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड इज फॉर्म। देखो ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड इज फॉर्म एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व। तो कौन सा गैस यहाँ पर मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस ये मिल रहा है। आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो। ओके, ये बैलेंस है, मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की है। और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। उन्होंने बोला इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ना बर्निंग कैंडल जब इसके ऊपर रखोगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड निकालेगा। हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड निकालेगा, पॉप साउंड। और पॉप साउंड कैसा होता है, ऐसा होता है पॉप साउंड, ये वाला साउंड होता है। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ओके, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, इसके ऊपर कैंडल लेके जाना है तो ऐसे साउंड आ जाएगा। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड टेस्ट यूज की जाती है। चलो आगे देखते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकल रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि देखो Zn जो है वो H को निकाल रहा है और Cl के बाजू में रहने के लिए जा रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो एक्टिविटी 1.3 अच्छे से याद रखो। अब हम जानेंगे एक्टिविटी 1.4। देखो उन्होंने क्या बोला है, देखो क्विक लाइम लेने के लिए बोला है। क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, और पानी में मिक्स करने के लिए बोला है। और क्या होगा भैया, वो बिकर ना इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा। क्यों, क्योंकि हीट बाहर निकलेगी। ये चूना है, चूना, चूने को पानी में डालो क्या होता है देख लेना। ओके, हिसिंग साउंड आ जाएगा। कौन सा साउंड आ जाएगा, हिसिंग साउंड आ जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो CaO है क्विक लाइम, रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, ये विगरसली रिएक्ट होगा पानी के साथ एंड प्रोड्यूस स्लेक लाइम। हमें क्या मिलेगा, स्लेक लाइम। और स्लेक लाइम का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी। ओके, तो एक्टिविटी 1.4 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और हीट यहाँ पर बाहर निकल रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एग्जाम में ना एक सवाल पूछा जाता है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो इसका नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। इसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, चूने का। और वो बोलेंगे अब इसी एक्स को पानी में मिक्स किया तो वाई मिला। ओके, तो बताओ, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ। तो एक्स मतलब कौन, अपना CaO, और ये पानी में मिक्स किया तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, CaOH होल ट्वाइस, और इसके साथ साथ हीट बाहर निकलती है, अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.4। ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। देखो यहाँ पर, नहीं देखिए ना अभी, एक मिनट। हम्म, अब हाँ, वही एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। अब हमारा क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस, ये बन गया। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहते हैं क्या, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। किसके साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। तो हमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो। हाँ, और ना इसको CaOH होल ट्वाइस को लाइम वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ, CaOH होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। और जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और इसके साथ साथ पानी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ओके, सो ये वाइट वॉशिंग के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। ओके, तो ये आप अच्छे से याद रखना है। ओके, और ये लाइम वाटर क्लियर सॉल्यूशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या बनाता है, मिल्की बनाता है। और मिल्की क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, लाइमस्टोन। तो एक एक चीज़ याद रखनी है मेरी, लाइम वाटर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को क्या बनाता है, मिल्की बनाता है। क्या बनाता है, मिल्की बनाता है। ओके, चलो, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, चलो, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर। ये लोग बोल रहे हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लो। ओके, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लो, FeSO4.7H2O। ओके, ये क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O, ये है। ओके, अब आगे देखो क्या बोला है उन्होंने, इसको ना हीट करना है। इसको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ओके, वेट थोड़ा, OTG कनेक्शन थोड़ा सा गया है, एक मिनट वेट करो, एक मिनट। एक्टिविटी क्या है, देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या करना है, हीट करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या करना है, हीट करना है। ओके, ऑन हो गया। तो इसको हीट करने के बाद क्या होगा भैया, ये जो 7H2 वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, FeSO4 बचेगा। क्या बचेगा, FeSO4। और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। FeSO4.7H2O का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और FeSO4 जो ये जो बना है अभी, ये वाइट होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। इतनी चीज़ याद रखो। और उन्होंने बोला है उसको और बर्नर पर हीट करना है।
ओके, तो FeSO4 को और हीट करना है, और FeSO4 को जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ पर Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन कलर से आपको ब्राउन कलर मिलेगा। ग्रीन कलर से आपको कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन कलर मिलेगा। अब ये ब्राउन कलर किसका है? फेरिक ऑक्साइड का है, ब्राउनिश ब्लैक कलर। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने सीधा इन दो रिएक्शन को कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो समझ के लेना। अगर ये नहीं करना तो ये दो रिएक्शन याद रखो। ओके, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड हमें मिलता है और इसका कलर ब्राउन होता है। कलर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेड आयोडाइड का कलर क्या था? चलो जाकर देख लो, आप भूल गए हो। सारे कलर याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, और इसका पंजेंट स्मेल आएगा, काफ़ी गंदा स्मेल आ जाएगा, सल्फर का काफ़ी गंदा स्मेल आता है। ओके, तो देखो यहाँ पर स्मेल इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत गंदा स्मेल आ जाएगा। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हीट देकर रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट को क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। अब इनके कलर याद रखो, इनके कलर याद रखो, और क्या क्या बनता है ये भी याद करो। फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3 ये हमें मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे। ओके, चलो यहाँ पर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6। देखो ये क्या बता रही है, आपको लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट मतलब क्या? PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। इसको आपको हीट करना है बर्नर पर। क्या करना है? इसको बर्नर पर हीट करना है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट को अब तोड़ा जा रहा है। जैसे ही आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे, तो आपको यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। लीड ऑक्साइड मिलेगा, फिर NO2 गैस मिलेगा, और फिर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब इस NO2 गैस का कलर, ओके, इस NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है, भूलना नहीं है। NO2 गैस का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। ब्राउन क्या होता है? ब्राउन होता है। ओके, और एक पंजेंट स्मेल भी आने लगता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी जैसे ही आप लीड नाइट्रेट को आप बर्न करना चालू करोगे, तो पंजेंट स्मेल आएगा और इसके साथ साथ ब्राउन फ्यूम इवॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। ब्राउन फ्यूम किसके होते हैं? नाइट्रोजन गैस के होते हैं। ओके, और आपको ब्राउनिश रेसिड्यू दैट इज लीड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ये लेड आयोडाइड, सॉरी, लेड ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड, और इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। प्लीज़ सबके कलर याद रखो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मुझे ना सब रिएक्शंस याद है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ये वीडियो देखकर छोड़ना नहीं है, बहुत बार प्रैक्टिस करो। ओके, इसके बाद इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज भी सॉल्व करो। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो बता रहा हूँ। शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर देख लो, 2 इलेक्ट्रोड लेना है, ऐसे लिए। जो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होता है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। मैं ऐसे लिखता हूँ, एनोड और ये कैथोड। अब देखो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, यहाँ पर ना वाटर लेना है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पानी में कंडक्ट करने का काम करता है। ओके, अभी सर्च मारो, वाई H2SO4 इज एडेड इनटू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अभी क्या भी सर्च करो, एग्जाम में आता है ये गिव रीजन। ओके, अब जैसे ही आप अभी यहाँ पर स्विच ऑन कर दोगे, तो 2 गैस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 गैस। यहाँ पर मैं टेस्ट ट्यूब रखता हूँ, ऐसे ऐसे ये टेस्ट ट्यूब रखता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे कितने गैस मिलेंगे? 2 गैस मिलेंगे। ओके, कितने गैस मिलेंगे? 2 गैस मिलेंगे। तो ये जो एनोड है, एनोड जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, वहाँ पर ना ऑक्सीजन मिलेगा।
कौन सा गैस मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। यहाँ पर एनोड पर, एनोड पर कौन सा गैस मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है। याद रखो, ये ऑक्सीजन गैस एनोड पर बनता है। ओके, ओ ए याद रखो। क्या याद रखो? ओ ए। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। कैथोड पर कौन सा गैस मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है। सर इतना क्यों बना रहे हो? बाद में पता चलेगा। ओके, कैथोड पर कौन सा गैस जमा होता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ऑक्सीजन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। अब देखो, इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल होता है। क्यों? क्योंकि H2O यहाँ पर 2 पार्ट्स में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है? 2 पार्ट में प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। दैट इज 2:1 रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 2:1। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 2:1 रेशियो, याद रखो। अब होगा क्या? इस ऑक्सीजन के यहाँ पर हम कैंडल लेके जाएंगे। ओके, क्या लेके जाएंगे? कैंडल लेके जाएंगे तो और ब्राइटली जलने लगेगी कैंडल। तो क्या इंडिकेट करता है? कौन सा गैस इंडिकेट करता है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के यहाँ पर हम कैंडल लेके जाएंगे तो कौन सा साउंड आता है? पॉप साउंड आ जाता है। सो क्या है? ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बर्न विद अ पॉप साउंड। और क्या इंडिकेट करता है? ये गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर टेस्ट भी उन्होंने दिए गए हैं। और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, चलो अब बस थोड़ा सा ही बाकी है। वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम अभी इसको ख़त्म करेंगे। अब 2-3 एक्टिविटी बाकी है सिर्फ। अब देखो, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl। इसको ना सनलाइट में जैसे हम रखेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। Ag और क्लोरीन गैस बन जाएगा। ओके, अब ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है, ओके, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट होता है। क्या होता है? वाइट होता है। और जैसे ही सनलाइट में रखेंगे तो ये ग्रे बन जाता है। ग्रे क्यों? क्योंकि सिल्वर का कलर ग्रे होता है। क्या होता है? सिल्वर Ag का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। तो देखो, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज सिल्वर मेटल इज फॉर्म ड्यू टू फोटोलिटिक रिएक्शन एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। और इसके साथ साथ कौन सा गैस बनता है? क्लोरीन गैस भी बनता है। तो इसलिए ना, इसलिए भैया सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो वाइट से ग्रे कलर आ जाता है। और ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या? एक रिएक्टेंट और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। तो इसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, और इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी 1.9 देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्टिविटी 1.9। देखो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो। भैया कौन सा सॉल्यूशन लेना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने। ओके, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या है? ब्लू है। और उन्होंने बोला है उसके अंदर आयन नेल डिप करो। आयन मतलब Fe। ओके, अब होगा क्या? देखो देखो, आयन जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, और खुद उसकी जगह पर रहने के लिए आ जाता है। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। FeSO4 फेरस सल्फेट बना है। अब उन्होंने बोला है कि क्या होगा? व्हाट हैपन्स? तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था इसके अंदर हमने लिया था ऐसे ही है, इसका कलर ना ब्लू था, ब्लू। उसमें आयरन डिप करने की वजह से उसका कलर ग्रीन हो गया। क्या हो गया? ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ, आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया? आयरन सल्फेट। कलर याद रखना है, कॉपर सल्फेट का क्या कलर था? ब्लू। उसके अंदर आयरन ऐड करने पर, रिएक्ट करने पर कौन सा कलर बन गया? ग्रीन कलर बन गया। दैट इज फेरस सल्फेट बन गया। ओके, और आयरन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है।
ये जो आयन इसके अंदर अपने आयन नेल इसके अंदर जो डाला हुआ है उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। एक्टिविटी 1.9 थोड़ा सा पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर आयन मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है। ओके, क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, और कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, कलर ब्लू से क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयन सल्फेट की वजह से, FeSO4 की वजह से। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसको भी अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एक्टिविटी है, मैंने बहुत बार आपको बताया था। क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं। ओके, और मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर आप क्या रखोगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रखोगे। फिर आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब से BaCl2 उसमें ऐड करना है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर ये जो Na है ये Ba की जगह पर जाएगा, दैट इज यहाँ पर क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। और ये जो Ba है ये Na की जगह पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट मिलेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये BaSO4 जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ओके, सो देखो व्हेन सोडियम सल्फेट Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म। देखो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, इसको याद रखो। और BaSO4 का कलर क्या होता है, वाइट होता है। BaSO4 का कलर क्या होता है, वाइट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कॉपर अगर हम बहुत दिनों से एयर में रखेंगे तो ग्रीन क्यों बन जाता है। क्यों ग्रीन बन जाता है, क्योंकि देखो कॉपर जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। और क्या देता है हमें, कॉपर कार्बोनेट कलर, सॉरी कॉपर कार्बोनेट देता है। ओके, तो कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट का लेयर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर के ऊपर कौन सा लेयर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ओके, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसलिए कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट आ जाता है। कॉपर के ऊपर कौन सा कोट आ जाता है, ग्रीन कोट आ जाता है। इसको कोरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोजन। तो ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म इन कॉपर ड्यू टू द कोरोजन। ओके, और ग्रीन कोटिंग ये मिक्सचर है किसका किसका, कॉपर कार्बोनेट का एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ओके, कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ओके, चलो अब लास्ट, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, आई होप आपको समझा होगा। ओके, नहीं भी समझाए तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, मैं क्लियर करूँगा। अब देखो उन्होंने बोला है कॉपर पाउडर ले लो, लिया भाई कॉपर पाउडर लिया। ओके, इसका कलर ना ब्राउन होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। अब उन्होंने बोला है हीट करो, हीट करो यानी कि ऑक्सीजन, और उन्होंने बोला है यहाँ पर ब्लैक कलर बन जाएगा। यस ऑब्वियसली यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, बैलेंस किया है उन्होंने। अब बैलेंस करिए, ट्राई करो। ओके, मैं एक वीडियो बनाऊंगा बैलेंसिंग का अलग से। ओके, तो देखो कॉपर पाउडर को हीट करने के बाद वो ब्लैक बन जाता है। क्यों, क्योंकि टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड बनता है इसलिए। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हीट दिया जा रहा है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसका कलर था भैया ब्राउन, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक है। ओके, अब जाने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बता के जाता हूँ। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। फिर से आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, यानी कि फिर से आपको ब्राउन कलर मिल जाएगा। फिर से आपको कौन सा कलर मिल जाएगा, ब्राउन कलर मिल जाएगा। ओके, और ये था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझा होगा। ओके, मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है रिवीजन के पर्पज से।
ओके। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, सारी रिएक्शंस जो है, ओके, ये सारी रिएक्शंस एक पेज पर लिखनी है और कलर वगैरह सब कुछ लिखना है और उनको याद करना है और उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब रात के 1 बज रहे, सोने का समय आया है, कल सुबह स्कूल है। चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।